यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर संसद से लेकर टीवी पर आजकल हो रही बहस तो आप लगातार सुनते होंगे, लेकिन आजाद भारत में यूसीसी पर जो पहली बहस हुई थी उसके बारे में आप कितना जानते हैं? एक देश एक कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंड क्या है ये आप सभी को पता होगा, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड क्या था, क्या आपको ये मालूम है? क्या आपको ये पता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर और संविधान सभा के इस बारे में क्या विचार थे? आजाद भारत में यूसीसी पर संसद में हुई पहली बहस कैसे आम्बेडकर बनाम मुस्लिम मेंबर में बदल गई थी, आज हम आपको द ड्राफ्ट के इस एपिसोड में ये सब बताने वाले हैं। अब सीधे कहानी पर आते हैं। देश की आजादी के सिर्फ 15 महीने हुए थे। तारीख थी 23 नवंबर 1948, मंगलवार का दिन था। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यानी आज के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा बैठी थी। वैसे तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उस दिन संविधान सभा की चर्चा में वो मौजूद नहीं थे। उनकी जगह पश्चिम बंगाल से आने वाले हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, वो चेयर संभाल रहे थे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सदन में बैठे थे। चर्चा की शुरुआत मोहम्मद इस्माइल साहब के संशोधन प्रस्ताव से हुई। ये संशोधन प्रस्ताव अनुच्छेद 35 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह आजाद भारत का पहला संशोधन प्रस्ताव था और संविधान सभा में हुई पहली आधिकारिक बहस भी। इसके खिलाफ लाए प्रस्ताव में मोहम्मद इस्माइल की बात बताने से पहले इनका परिचय देना जरूरी है। इस्माइल साहब मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जब टू नेशन थ्योरी लेकर आए तो इन्होंने जिन्ना और मुस्लिम लीग से नाता तोड़ लिया। इस्माइल साहब संविधान सभा में मद्रास यानी चेन्नई का प्रतिनिधित्व करते थे। तमिलनाडु और केरल में इनका काफी रसूख था। मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि किसी भी संप्रदाय या जाति को उसका निजी कानून छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एक धर्मनिरपेक्ष देश में अगर किसी के मजहबी कानून में दखल देंगे तो असंतोष फैलेगा। इसलिए जरूरी है कि अनुच्छेद 35 में ये प्रावधान जोड़ा जाए कि किसी वर्ग, संप्रदाय या जाति का अगर कोई निजी कानून है तो वह कानून छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 35 में प्रावधान ये था कि राज्य देश के नागरिकों के लिए एक व्यवहार संहिता के निर्माण की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से मजहबी कानूनों का कोई मतलब नहीं रह जाता और शादी तलाक से लेकर उत्तराधिकार के मामलों में देश के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो या ईसाई हो। लेकिन आज की तरह ही भारत के ज्यादातर मुस्लिम नेता और मौलाना उस वक्त भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में थे। उन्हें लगता था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। संविधान सभा में यूसीसी पर लाए गए पहले संशोधन प्रस्ताव के दौरान डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर समेत कुल 12 लोगों ने अपनी बात रखी। नजीरुद्दीन अहमद को बोलने का मौका दिया। नजीरुद्दीन अहमद ने भी इस्माइल के सुर से सुर मिलाया। उन्होंने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने पौने 200 वर्ष के शासनकाल में मजहब से जुड़े निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं किया। शादी से लेकर उत्तराधिकार से जुड़े निजी कानूनों में कभी दखलंदाजी नहीं की। इसलिए मेरा मानना है कि कानून बनाते समय मजहबी मान्यताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसलिए अनुच्छेद 35 में ये शर्त जोड़ी जाए कि किसी संप्रदाय या जाति का निजी कानून बिना उस संप्रदाय या जाति की रजामंदी के बदला ना जाए। के.एम. मुंशी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में अपनी बात रखी। के.एम. मुंशी ने कहा, जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या है? देश को एकजुट रखना। बहुत सी बातें हैं जिनसे हमारी राष्ट्रीय एकजुटता को खतरा है। मेरा मानना है कि इसे मुस्लिम ये ना समझें कि ये कानून अल्पसंख्यकों से अन्याय है। हिंदुओं के लिए भी ये बहुत कठोर है, क्योंकि हिंदुओं में भी धार्मिक आधार पर अलग अलग निजी मान्यताएं और परंपराएं हैं, लेकिन देश के लिए, देश की एकजुटता के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। वैसे भी अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में ये डाला था कि निजी कानून धर्म का हिस्सा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। मद्रास से आने वाले मुस्लिम नेता महबूब अली बेग साहब बहादुर ने भी यूसीसी के विरोध में ही अपनी बात रखी। इतने में एक और सदस्य M.A. आयंगर बोल उठे कि ये संविदा का ही सवाल है। इस बात पर महबूब अली भड़क उठे। महबूब अली ने जवाब दिया, मुझे पता है कि दूसरे समुदायों से जुड़े कानून को लेकर आयंगर जी के विचार अजीबोगरीब होते हैं। वो मुस्लिमों की शादी को संविदा बताते हैं, जबकि हिंदुओं में विवाह को संस्कार कहते हैं। 1350 सालों से मुसलमान इस कानून पर चलते रहे और सभी शासकों ने इसे मान्यता दी है। लेकिन अगर आयंगर ये कहने लगे कि विवाह साबित करने की कोई दूसरी प्रणाली बनाई जानी है तो हम इसे मानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वो हमारे मजहब के मुताबिक नहीं है।
महबूब अली की इस बात पर मद्रास से आने वाले एल कृष्णास्वामी भारती उठे और उन्होंने कहा कि ये कोई थोपने की कोशिश नहीं है। अगर कुछ भी किया जाएगा तो संबंधित लोगों की सहमति से ही किया जाएगा। अब बारी थी मुस्लिम नेता और मशहूर वकील बी पोकर साहब की। बी पोकर मद्रास से आते थे और मुस्लिम लीग से जुड़े थे, लेकिन बंटवारे के दौरान वो भारत में ही रहे। पोकर ने कहा कि अनुच्छेद 35 एक कठोर प्रावधान है जिसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं सिर्फ मुसलमानों की भावनाओं को जता रहा हूँ। इस बात में मैं इस देश के अनेक वर्गों की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ जो ये अनुभव करते हैं कि इस समय वे जिन धार्मिक कानूनों के मुताबिक चलते हैं उनमें हस्तक्षेप करना हकीकत में अन्याय होगा। मद्रास से आने वाले ए.के. अय्यर कानून के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने पोकर से पूछा, क्या आपने ब्रिटिश राज नहीं देखा है? जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में एक ही आपराधिक कानून बनाने जा रहे हैं जो सारे नागरिकों पर लागू होगा। क्या मुसलमानों ने आपत्ति की? और एक आपराधिक कानून बना देने पर मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया। उन्होंने ये भी कहा, यूरोप के कई देशों में मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं। मैं मिस्टर पोकर से जानना चाहता हूं कि क्या फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में और यूरोप के सारे देशों में निजी कानून स्थायी रूप से लागू हैं? क्या उन देशों में उत्तराधिकार के कानूनों को नियमित और एक समान नहीं किया गया है? इस चर्चा में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे धर्म संकट में है और ये कहा जा रहा है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो लोगों में टकराव बढ़ेगा। सच तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद ही देश की एकजुटता है। मेरी अपील आप सभी से है कि इस अनुच्छेद को एकमत से पारित कर दें। जो मुस्लिम नेता अल्पसंख्यक के हित की दुहाई दे रहे थे, जो यूसीसी को मजहब विरोधी बता रहे थे, उनकी दलीलों को के.एम. मुंशी ने अपने तर्कों से तहस नहस कर दिया। के.एम. मुंशी का तर्क था, अनुच्छेद 35 को अल्पसंख्यकों से अन्याय बताया जा रहा है। क्या एक व्यवहार संहिता का निर्माण अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय होगा? क्या यह अन्याय है? किसी भी विकसित मुस्लिम देश में अल्पसंख्यक जाति के निजी कानून को इतना अटल नहीं माना गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का विरोध हो। तुर्की और मिस्र को ही ले लीजिए, इन देशों में किसी अल्पसंख्यक को ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं। उन्होंने आगे याद दिलाया कि पुराने साम्राज्य में केंद्रीय विधानमंडल ने शरीयत कानून पारित किया था। तब खोजा और कच्छी मेमन लोग काफी असंतुष्ट थे। वो उस समय हिंदू परंपराओं का पालन करते थे, वो शरीयत के अनुसार नहीं चलना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय विधानमंडल के कुछ मुसलमान सदस्यों ने अपनी बात मनवा ली। उनकी इच्छा थी कि सारी जाति पर शरीयत कानून लागू होना चाहिए और उन्होंने वो करवा लिया। खोजा और कच्ची मेमन लोगों को ना चाहते हुए भी इसे मानना पड़ा। उस समय अल्पसंख्यकों के अधिकार कहाँ थे? जब आप समानता लागू करने की बात करते हैं तो हमें किसी एक जाति या समुदाय के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इससे समस्त जातियों को क्या लाभ होगा। के.एम. मुंशी जिन कच्छी मेमन का जिक्र कर रहे थे वो दरअसल हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे। कच्छी मेमन हिंदुओं की एक जाति थी जिन्हें इस्लाम के नियम मानने के लिए मजबूर किया गया था। 15वीं सदी से इस जाति के लोगों ने गुजरात के कच्छ को अपना ठिकाना बना लिया। उससे पहले ये लोग सिंध में रहते थे। के.एम. मुंशी और अय्यर के तर्कों से डॉक्टर आम्बेडकर काफी खुश हुए। आम्बेडकर खुद संविधान निर्माता थे और वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। कोई भी समुदाय मजहबी मान्यताओं से नहीं बल्कि एक समान कानूनी और तरीके से चले। मुस्लिम नेताओं की ओर से आखिरी दलील हुसैन इमाम ने रखी। हुसैन इमाम बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने यूसीसी का विरोध तो किया, लेकिन आने वाले समय में इस कानून की जरूरत भी बताई। हुसैन इमाम की दलील थी, अभी समान नागरिक संहिता लागू करना तर्क संगत नहीं है। इसे लेकर मुसलमानों में भय है और ये वास्तविक है। एक कानून बनाना ये बहुत अच्छा तो है, लेकिन अभी नहीं। ये तब होना चाहिए जब सारा भारत शिक्षित हो जाए, जब लोग प्रगतिशील हो जाएं, जब आम लोगों के आर्थिक हालात बेहतर हो जाएं। वे इस प्रावधान में ऐसी व्यवस्था रख दें जिससे निजी कानून बना रहे। मुझे उम्मीद है डॉक्टर आम्बेडकर कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर होने वाली आजाद भारत की पहली आधिकारिक चर्चा में अब डॉक्टर आम्बेडकर को बोलना था। आम्बेडकर अपनी सीट से उठे और खड़े होकर उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इस कानून का विरोध करना गलत है और संशोधन प्रस्ताव आधारहीन है। अंबेडकर ने उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा, मेरे मित्र हुसैन इमाम ने संशोधनों का समर्थन करते समय पूछा कि क्या इतने बड़े देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाना संभव है। मुझे हैरानी हुई इस बात पर। हमारे दंड विधान में एक समान आपराधिक कानून है जो पूरे देश में लागू है। हमारे यहाँ संपत्ति हस्तांतरण का कानून है जो पूरे देश में एक जैसा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे ये साबित हो जाएगा कि देश में एक ही व्यवहार संहिता है और वो पूरे देश में लागू है।
इसके बाद आम्बेडकर ने आगे कहा, सिर्फ विवाह और उत्तराधिकार का क्षेत्र है जिसमें अब तक हस्तक्षेप नहीं हो सका है और जो लोग अनुच्छेद 35 को कानून का हिस्सा बनाना चाहते हैं उनकी इच्छा यही सुधार करने की है। जिन सदस्यों ने संशोधन रखे हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों का निजी कानून है। साल 1935 तक वेस्ट नॉर्थ प्रांत में शरीयत कानून लागू नहीं था। उत्तराधिकार जैसे मामले में वहां हिंदू कानून का अनुसरण किया जाता था। यहां तक कि 1939 में केंद्रीय विधानमंडल को इस विषय में हस्तक्षेप करना पड़ा और वहां शरीयत कानून लागू कराया गया। इसलिए ऐसा कह देना कि मुस्लिम कानून एक अटल कानून है जिसका वो प्राचीन समय से अनुसरण करते रहे हैं, ऐसी दलील से कोई लाभ होने वाला नहीं है। बाबा साहेब की सीधी बात ने संविधान सभा में मौजूद मुस्लिम नेताओं को नाराज कर दिया। उन्हें ये पता था कि डॉक्टर आम्बेडकर वसूलों के पक्के थे और जो तय कर लेते थे उससे पीछे नहीं हट सकते थे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेबाकी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लाए गए संशोधन प्रस्ताव को नकार देंगे। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी बात इस तरह खत्म की, इस अनुच्छेद में केवल यही सुझाव है कि राज्य देश के नागरिकों के लिए एक व्यवहार संहिता के निर्माण का प्रयत्न करेगा। यह ऐसा नहीं कहता कि संहिता के निर्माण के बाद राज्य उसे सभी नागरिकों पर सिर्फ इस आधार पर लागू कर देगा कि वे नागरिक हैं। जहां तक मेरे स्टैंड लेने की बात है तो मैं संशोधन का विरोध करता हूं। आम्बेडकर अपना स्टैंड बताकर अपनी सीट पर बैठ गए। उपाध्यक्ष ने संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग कराई। मुस्लिम सदस्यों की ओर से लाया गया संशोधन प्रस्ताव गिर गया और अनुच्छेद 35 संविधान का हिस्सा बन गया। ये बात 1948 की है, लेकिन 75 साल बाद भी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं कराया जा सका है। अब इसे लागू कराने की कोशिश हो रही है। आज भी ज्यादातर मुस्लिम नेता और मौलाना ये कहकर मुसलमानों को डरा रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो मुस्लिमों की धार्मिक आजादी छिन जाएगी, मुसलमानों के साथ अन्याय बढ़ेगा। जबकि यूसीसी लागू होने से होगा ये कि जो सिविल मामले हैं जैसे शादी, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा, गोद लेना या गुजारा भत्ता, ऐसे जो मामले हैं उनमें हर धर्म, हर जाति के लिए एक कानून होगा। इन मामलों में अब तक निजी धार्मिक कानून के आधार पर फैसला होता आया है, जो यूसीसी लागू होने के बाद नहीं होगा। जैसे अपराध करने पर हमारे संविधान में एक जैसी सजा का प्रावधान है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इसी तरह यूसीसी लागू हो जाने से सिविल मामलों में भी एक जैसा कानून सब पर लागू होगा। कई इतिहासकारों का दावा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे, लेकिन इसे लागू करने की हिम्मत वो नहीं जुटा सके। नेहरू सरकार 1955-56 में हिंदुओं, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट लेकर आई। तमाम विरोधों के बाद भी इसे लागू कराया, लेकिन मुस्लिमों के उनके पर्सनल लॉ से आजादी दिलाने की दिलेरी नहीं दिखा सके। आजादी के 75 साल बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर वो दिलेरी दिखाई है। माना जा रहा है कि जल्द ही संसद में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। वहीं बीजेपी के शासन वाले उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में पहले से एक प्रदेश ऐसा है जहां एक समान सिविल कोड लागू है और वो प्रदेश है गोवा। गोवा में वर्ष 1869 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। उस समय गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। उन्होंने 1867 में इस तरह का कानून बनाया और 1869 में लागू किया। 1961 में जब पुर्तगाल के कब्जे से आजाद होकर गोवा भारत का हिस्सा बना, तब भी इस कानून को हटाया नहीं गया, बल्कि इस कानून को गोवा, दमन और दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 के सेक्शन 5(1) में जगह दी गई। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आजाद भारत में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू हुआ। द ड्राफ्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप अपनी राय दे सकते हैं और हमें सलाह जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।